अच्छा, आज का बेसिकली हमारा टॉपिक है कि हमने कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे पास जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन होता क्या है, ठीक है। हम उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डेली लाइफ प्रॉब्लम में हम किस किस तरह से इस प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, और हमसे इसका सोल्यूशन पूछा जा रहा है। हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरह से अपना जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल के स्टार्ट में हमसे कह रहा है, वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, कि हमारे पास इस इक्वेशंस में यूज़ होने वाले नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बता दें, ठीक है। वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, वो आगे बाद ये जो इक्वेशन 1 है इसके सॉल्यूशंस, ठीक है। मतलब कि मुझे इस तरह के x1 x2 x3 चाहिए फिर जो मेरे पास नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, और उनमें क्या हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3 शुड बी इक्वल्स टू 15, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएं वेयर वहाँ पे वो कंडीशन ये लगा रहा है कि जो आपका x1 है दैट शुड बी लेसर इक्वल्स टू 5, आपका जो x2 है दैट शुड बी लेसर इक्वल्स टू 6, और आपका जो x3 है दैट शुड बी लेसर इक्वल्स टू 7। नाउ लेट्स प्रोसीड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रफ वर्क में हम कुछ चीज़ों को अपने कुछ प्री रिक्विजिट डिस्कस करना चाहते हैं जिसको हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हमारे पास अगर एक कुछ बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास टोटल n बॉक्सेस पड़े हैं, सो ऑन n बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट बॉक्स में मेरे पास लेट्स सपोज R1 ऑब्जेक्ट्स रख देता हूँ, सेकंड बॉक्स में R2 ऑब्जेक्ट्स रख देता हूँ, थर्ड बॉक्स में R3 ऑब्जेक्ट्स रख देता हूँ एंड सो ऑन, जो मेरे पास nth बॉक्स है उसमें Rn ऑब्जेक्ट्स रख देता हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि मेरे पास फर्स्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट्स प्लस सेकंड बॉक्स के ऑब्जेक्ट्स प्लस थर्ड बॉक्स के ऑब्जेक्ट्स प्लस ऑन लास्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट्स R1 प्लस R2, मतलब हर बॉक्स के अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐड करता हूँ, ठीक है, देन द आंसर लेट्स सपोज दैट शुड बी इज इक्वल्स टू R। वो किसी एक नंबर R के इक्वल आ जाए। वो कहता है अगर ये चीज़ पॉसिबल करती है तो इन बॉक्सेस को फिल अप करने के लिए जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस आएंगी, इन बॉक्सेस को ऑब्जेक्ट के साथ फिल अप करने के लिए जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस आएंगे दैट शुड बी इज इक्वल्स टू H। मेरे पास बॉक्सेस कितने हैं, n है, ठीक है, और मेरे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं बॉक्सेस के अंदर वो कितने हैं, वो R हैं, दैट शुड बी इक्वल्स टू NHR। हमने कहा था दिस इज इक्वल्स टू n प्लस R माइनस 1 ओवर R, दैट द कॉम्बिनेशन इज बेसिकली इक्वल्स टू NHR। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं जो हमारी एग्जांपल आ रही है, जो हमारी प्रॉब्लम हमें यहाँ पे फेस होने को आ रही है कि हमारे पास बेसिकली जो नंबर ऑफ चॉइसेस है ना x1 x2 की वो 3 है, मतलब x1 है x2 है x3 है, मतलब 3 वेरिएबल्स की चॉइसेस है मेरे पास। लेट्स सपोज हम डिस्कस ये करते हैं कि मेरे पास x1 की जो वैल्यू आएगी उसको मैं एक बॉक्स के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। जो x2 की वैल्यू आएगी उसको मैं सेकंड बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ ये x1 वाला बॉक्स है, ये मेरे पास x2 का बॉक्स है, एंड सिमिलरली जो मेरे पास x3 की चॉइस आ जाएगी उसको मैं थर्ड बॉक्स के अंदर रख देता हूँ, मतलब x3 की जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं थर्ड बॉक्स के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। अब देखें, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास x1 की जो वैल्यू आई, में x1 की अगर वैल्यू मेरे पास R1 आ रही है, ठीक है, x2 की वैल्यू अगर R2 आ रही है और x3 की वैल्यू अगर R3 आ रही है, तो हम ये चाह रहे हैं x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 15 की इक्वल आनी चाहिए। इट मीन्स आई कैन से दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पे, n हमारे पास क्या है, n मेरे पास है 3, ठीक है। अब अगर मैं वही वाली चीज़ यहाँ पे प्लग इन करता हूँ बेटा, तो हमारे पास आंसर आता है लेट्स इसी को इक्वल टू H, कि मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी होंगी, that one will be equals to 3H15 and we can say that this is equals to 3 plus 15 minus 1 combination 15, we can say that this is equals to 17 combination 15, कि मतलब ये मेरे पास इतनी चॉइसेस होंगी उस वक्त
कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एस पे कोई कंडीशन ना, सिंपल आपसे पूछा जाए कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 का आंसर 15 इक्वल है, बताएं कि आपके पास x1 x2 x3 की कितनी चॉइसेस होंगी। तो हमने फाइंड आउट कर ली, आपके पास 17 कम्बिनेशन 15 चॉइसेस होंगी। लेकिन ये चॉइसेस तब आएंगी अगर आपके पास इन तीनों में से, जो हमने आपको 3 कंडीशन गिवन है, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ गई, ठीक है। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कंडीशंस भी गिवन है, तो इसका मतलब अभी तक हमने प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं इसके प्रॉपर सोल्यूशन पे, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं इसके सोल्यूशन को कंसीडर करूं, ठीक है, हम सपोज ये करते हैं कि हमारे पास एक सेट है S, लेट S एक सेट है, ठीक है। इस सेट के अंदर जो हमारे पास लेट सपोज कौन से पड़े हुए हैं, हमारे पास वो सारे के सारे वेरिएबल्स पड़े हैं A1 A2 A3। अब इनमें हमारे पास कंडीशन क्या है, सच दैट के जो A1 A2 A3 AIs है ना, दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को मैं n स्टार से शो कर देता हूँ, ठीक है, कि बेसिकली जो n स्टार है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को शो करता है, ठीक है। और उसके बाद वो कंडीशन ये देता है, वो कहता है आपके पास जो A1 प्लस A2 प्लस A3 है, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। और अभी हमने देखा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो S की कार्डिनैलिटी आ जाएगी ना, कार्डिनैलिटी ऑफ S, दैट शुड बी इज इक्वल्स टू 17 कॉम्बिनेशन 15, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड, ठीक है। अब अगर बच्चे हम इसको प्रोसीड करते हैं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर, सॉरी मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ, जिसकी हमने कहा था लास्ट टाइम, हमने कहा था P प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ P1, ठीक है। वो कहते हैं ये प्रॉपर्टी उस वक्त होल्ड करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़। अब जो कंडीशन मुझे गिवन थी ना, मुझे गिवन था कि जो मेरा x1 है दैट शुड बी लेसर इक्वल्स टू, यू कर दे दैट्स इट, कि मेरा जो x1 है लेसर इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, जो x2 है वो लेसर इक्वल्स टू 6 होना चाहिए, जो x3 है वो लेसर इक्वल्स टू 7 होना चाहिए। मैं इनके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट में अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो मैं अपनी प्रॉपर्टीज अब डिस्क्राइब करनी है P1 P2 P3, मैं बिल्कुल इनका कॉम्प्लीमेंट लूँगा। अगर x1 लेसर इक्वल्स टू 5 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ठीक है। सिमिलरली x2 का कॉम्प्लीमेंट होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 और x3 का कॉम्प्लीमेंट होगा x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। अब इन्हीं कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हुए मैं प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हमारे पास जो P1 है वो प्रॉपर्टी है P1 इज बेसिकली इफ एंड ओनली इफ जो हमारे पास x1 है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। एक प्रॉपर्टी P2 डिस्क्राइब करता हूँ। P2 हमारे पास है इफ एंड ओनली इफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। और जो मेरे पास एक प्रॉपर्टी P3 है वो मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ इफ एंड ओनली इफ x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब देखिए बच्चे, मुझे क्या फाइंड आउट करने थे कि वो वाले x1 जब x1 में मतलब कि हमारे पास लेसर इक्वल्स टू 5 हो, लेकिन मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट सपोज कर लिया। जब x2 लेसर इक्वल्स टू 6 हो, लेकिन मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट सपोज कर लिया। x3 लेसर इक्वल्स टू 7 हो, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी में इसका कॉम्प्लीमेंट सपोज कर लिया, ठीक है। मुझे इन कंडीशन पे सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने बिल्कुल इनके कॉम्प्लीमेंट में कंडीशन सपोज कर ली है। इसका मतलब है मुझे वो वाला सोल्यूशन चाहिए जो ना तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाए, ठीक है। अब इसको नहीं सेटिस्फाई करवाएगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट को सेटिस्फाई करवाएगा ना। इसका मतलब है वो इसको सेटिस्फाई करवाएगा, ना इसको सेटिस्फाई करवाए, इसको नहीं करेगा तो फिर इसके कॉम्प्लीमेंट को करेगा, और ना इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब मुझे इस तरह के एलिमेंट्स चाहिए जो इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई ना करवाएं, इन तीनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई ना करवाएं। तो इन सिंपल वर्ड में हमने, जैसे हम लास्ट टाइम हमने देखा था जनरलाइज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसमें हमने देखा था कि E ऑफ M का मतलब होता है कि वो सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S जो एग्जैक्टली M प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा E ऑफ 0 मीन्स कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो एग्जैक्टली 0 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। एग्जैक्टली 0 प्रॉपर्टीज मीन्स कि ना तो वो P1 को सेटिस्फाई करवाएगा
ना P2 को सेटिस्फाई करेगा ना P3 को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जीरो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमने करोलरी देखी थी, हमने कहा था इसका मतलब ये होगा कि जो E नॉट है दैट विल बी इक्वल्स टू, अब क्योंकि मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज है ना तो ये W3 तक जाएगा, W नॉट माइनस W1 प्लस W2 माइनस W3। ठीक है, बाय करोलरी ऑफ जनरलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, अब मुझे पता है बच्चे कि जो W नॉट की वैल्यू होती है ना, वो मुझे बेसिकली हमें पता है कि वो बेसिकली होती है W नॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू द कार्डिनलिटी ऑफ S, और कार्डिनलिटी ऑफ S हमने भी फाइंड आउट किया कि वो हमारे पास है 17 कम्बिनेशन 15। ठीक है, इस कम्बिनेशन की मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, इसको हम एग्जैक्टली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमारा मेन पार्ट नहीं है। ओके, नाउ लुक एट दिस। ठीक है, अब हम आगे डिस्क्राइब ये करते हैं कि मुझे अब क्या चाहिए, मुझे W1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, W1 की वैल्यू मीन्स कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो W1 मीन्स आ जाएगा हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट जो P1 फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हो, प्लस वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हो, एंड प्लस वो सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो मेरे पास थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, अब बच्चे फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने का मकसद ये है कि आप देखें कि हमने कहा था कि हमारे पास बॉक्सेस हैं। ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, जो हमने अभी खुद से सपोज किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में जो x1 वाला बॉक्स है उसके अंदर 6 या 6 से ज़्यादा डिजिट्स पड़े होंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। टोटल ऑब्जेक्ट्स मुझे कितने चाहिए, टोटल ऑब्जेक्ट्स 15 होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है इसके अंदर 6 या 6 से ज़्यादा पड़े होंगे। अब चूंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ रूट्स की चॉइस है वो मैक्सिमम आए, तो मैं मिनिमम जो मेरे पास चॉइस है ना x1 की वो है 6, तो मैं यहाँ पे 6 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, इसका मतलब है अगर यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं तो लुक एट दिस। ठीक है, एच नंबर ऑफ जो बॉक्सेस हैं वो तो 3 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है ना, तो अब इन दोनों बॉक्सेस के अंदर मुझे कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर मुझे ऑब्जेक्ट्स चाहिए 15 माइनस 6। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस रह गई हैं, वो रह गई हैं मेरे पास 15 माइनस 6 प्लस। सिमिलरली अब मैं सेकंड पे अगर मैं कंसीडर करता हूं तो हम ये बात करते हैं कि वो एलिमेंट जो सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी मींस कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। फिर वही बात मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो नंबर ऑफ रूट्स हों वो मैक्सिमम आए, तो मैं x2 की मिनिमम वैल्यू कंसीडर करूंगा, वो कंसीडर करूंगा कि मेरे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि सेकंड बॉक्स के अंदर 7 वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, अब जो बॉक्सेस हैं वो तो 3 ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो सिर्फ x1 और x3 की रह गई हैं। ठीक है ना, तो 15 में से 7 तो हमने चूज कर ली है पहले, बाकी कितनी बच जाएंगी 15 माइनस 7। एंड सिमिलरली WP3 के जो मैं कंसीडर करूंगा तो हमारे पास बॉक्सेस 3 रहेंगे, और जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 15 माइनस 8। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू H3 कम्बिनेशन 9 प्लस H3 कम्बिनेशन 8 प्लस H3 कम्बिनेशन 7। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व आउट करते हैं तो हमारे पास इनकी वैल्यूज आती हैं, दैट इज इक्वल्स टू 11 कम्बिनेशन 9। अगर आप इसको सॉल्व आउट करें फार्मूला से, हमने अभी एच का फार्मूला निकाला था, प्लस 10 कम्बिनेशन 8 प्लस 9 कम्बिनेशन 7। हमारे पास W1 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट W2 की वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, W2 की वैल्यू बच्चे हमारे पास आ जाएगी, लाइक W2 हमारे पास आएगा ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू कि हमारे पास वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो एट अ टाइम एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं, और जो 2 प्रॉपर्टीज़ की मेरे पास कम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे एलिमेंट जो P1 और P2 को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट जो मेरे पास P1 P3 को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे पास
P2 और P3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करूँ, ठीक है। नाउ अगेन अब मैं वही बात यहाँ पे करता हूँ कि P1 और P2 का मतलब ये है कि मेरे पास जो बॉक्सेस थे ना, 3 बॉक्सेस थे, ठीक है, x1 x2 और x3 के बॉक्सेस थे। हमने कहा P1 P2 को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये थी कि यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 आ गए हैं, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7 आ गए हैं। अब देखना है कि नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी रह गई हैं। तो बॉक्सेस तो 3 हैं, तो मेरे पास चॉइसेस रह गई हैं, वो रह गई हैं 15 माइनस 6 माइनस 7 प्लस अगेन यहाँ पे आ जाएगा h, बॉक्सेस 3 रह जाएंगे, ठीक है ना। मेरे पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 15 माइनस 6 माइनस 8 एंड सिमिलरली प्लस h। P2 P3 को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, P2 P3 को सेटिस्फाई करवाने का मीन्स कि सेकंड बॉक्स में 7 ऑब्जेक्ट्स रख लिए हैं, थर्ड बॉक्स में 8 रख ली हैं, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे बॉक्स 3 देंगे 15 माइनस 7 माइनस 8, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लियर कट लिख में लिखता हूँ तो हमारे पास आंसर आते हैं H3 कम्बिनेशन 2 सॉरी 3H2 प्लस 3H0 प्लस 3H1। अब इसको अगर आप सॉल्व आउट करते हैं by the using the formula of H, you can say that this is equals to 4 combination 2 plus 2 combination 0 plus 3 combination 1, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ बच्चे, तो हमारे पास अब W2 की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट मुझे W3 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। W3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू, अब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाएं, सेकंड को भी सेटिस्फाई करवाएं, P1 को भी सेटिस्फाई करवाएं, P2 को भी सेटिस्फाई करवाएं, P3 को भी सेटिस्फाई करवाएं, तीनों को सेटिस्फाई करवाएं। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स हों एटलीस्ट, सेकंड बॉक्स के अंदर 7 एलिमेंट्स हों, थर्ड बॉक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स हों। अगर ऐसा एलिमेंट जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाता है तो फर्स्ट के अंदर 6 रख लूँ, सेकंड के अंदर 7 रख लूँ, थर्ड के अंदर 8 रख लूँ, तो आप देखें कि इन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का आंसर कभी भी 15 नहीं आएगा, हमेशा 15 से एक्सीड करेगा ना। तो अगर 15 से एक्सीड करेगा देन वी विल से दैट कि हमारे पास इस तरह का कोई नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, दैट आंसर शुड बी इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं। आई वांट टू कैलकुलेट ई नॉट एंड दैट इज इक्वल्स टू W नॉट माइनस W1 प्लस W2 माइनस W3। अब मैं सारी की सारी वैल्यू अगर यहाँ पे प्लग इन करता हूँ बेटा, तो हमारे पास आंसर आते हैं कि W नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही थी लाइक 17 कम्बिनेशन 15 माइनस, अगर मैं W1 की वैल्यूज प्लग इन करता हूँ तो W1 की वैल्यूज हमारे पास आ रही थी 11 कम्बिनेशन 9 माइनस 10 कम्बिनेशन 8 माइनस 9 कम्बिनेशन 7 एंड प्लस, अब जब मैं यहाँ पे W2 की वैल्यूज प्लग इन करता हूँ तो W2 की वैल्यूज हमारे पास आ रही थी 4 कम्बिनेशन 2 प्लस 2 कम्बिनेशन 0 प्लस 3 कम्बिनेशन 1, ठीक है। और W3 की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ओवरऑल सोल्यूशन है। यहाँ पे आप जो यहाँ पे आपके पास कम्बिनेशंस आ गई हैं, इन कम्बिनेशंस को हम कैलकुलेट करके इसका जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। डेट्स इट, हमारे पास एक नंबर आ जाएगा कि हमारे पास इतनी चॉइसेस होंगी x1 x2 x3 की कि जिनसे हमारे पास x1 प्लस x2 और x3 का आंसर 15 के इक्वल आए। तो हमारे पास जो 3 कंडीशन भी सेटिस्फाई हों कि x1 शुड बी लेसर इक्वल्स टू 5, x2 should be lesser equals to 6, x3 should be lesser equals to 7। इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हुए मेरे पास तो कितनी चॉइसेस हैं कि मेरे पास x1 x2 x3 का आंसर 15 के इक्वल आ जाए। दैट्स इट। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे बच्चे बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास 11/6 की एक रेक्टेंगल के
ठीक है। 11/6 की हमारे पास 11/6 मीन कि हमारे पास उसकी 11 उसकी हॉरिजॉन्टल में वर्टिसेस हैं और 6 उसके वर्टिकल में वर्टिसेस। ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्रिड है हमारे पास विद 4 स्पेसिफाइड सेगमेंट्स। अब वो कहता है कि जो आपके पास ये जो रेक्टेंगल गिवन है ना, ये वाली रेक्टेंगल है, इसमें उसने 4 जो आपके पास सेगमेंट्स है ना उसको स्पेसिफाई कर दिया। वो 4 सेगमेंट कौन से हैं? एक उसने ए बी को स्पेसिफाई कर दिया है, एक सी डी को स्पेसिफाई कर दिया, एक ई एफ को स्पेसिफाई कर दिया और एक उसने जी एच को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है। वो कहता है आपके पास ये 4 स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इनको उसने स्पेसिफाई कर दिया। कहता है अब वो आपसे कह रहा है, कहता है फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ओ टू पी। आपने इस पॉइंट ओ से चलना है और इस पॉइंट पी तक ट्रेवल करना है और आपने बताना है इस ओ से लेकर इस पी तक जाने के लिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट रूट कितने होंगे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अब यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है। फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है, वो कहता है कि ऑल द 4 सेगमेंट आर डिलीटेड। डिलीटेड का मतलब ये है कि आपके पास ये चारों के चारों जो सेगमेंट्स हैं ना, ये चारों के चारों सेगमेंट में से आपने पास ऑन नहीं है। मतलब कि आप सिंपल वर्ड ये सपोज कर लें कि ये 4 सेगमेंट है, ये हैं ही नहीं। मतलब अगर मैं इनको स्ट्रीट कंसिडर करूँ तो आप कह लें कि ये स्ट्रीट्स बंद हैं, ये ख़त्म है, स्ट्रीट डिलीट हो चुकी हैं, तो इनमें से पास ऑन नहीं कर सकते। तो हम अब देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आते हैं कि जब मेरे पास ये चारों की चारों जो स्टेट्स हैं इनको डिलीट कर दिया जाए, मतलब इनको कंसिडर ही ना किया जाए। ठीक है। और मुझे क्या करना हो, मुझे जीरो इस ओ से लेकर इस पी तक ट्रेवल करना। ठीक है। लाइक स्टार्ट करते हैं इसको। इसके सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम कंसीडर ये करते हैं कि लेट मैं एक सेट कंसीडर करता हूं एस। ठीक है। बी द सेट ऑफ all shortest paths from O to P। O से लेकर P तक जाने के लिए जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ यूज होते हैं, मैंने उन सारे के सारे शॉर्टेस्ट पाथ को एक सेट S के अंदर कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब बच्चे अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर 1 में डिस्कस ये किया था कि अगर आपके पास एक पाथ है उसमें आपके पास m लेट्स सपोज वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं, और जो n है उसमें अगर वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हैं इस पॉइंट O से P तक जाने के लिए, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी m प्लस n कम्बिनेशन n। ये हो सकती हैं और यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू m प्लस n कम्बिनेशन m। ठीक है। अब यहाँ पे देखें बच्चे, जिसको शॉर्टेस्ट पाथ कह रहे हैं, उस शॉर्टेस्ट पाथ में आप देखें कि आपके पास जो 10 है ना वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं। ठीक है। और अब कोई भी हो शॉर्टेस्ट पाथ कंसिडर कर लें जिसमें आपके पास 5 होंगी ना, वो वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं हर शॉर्टेस्ट पाथ के। अब चूंकि अगर हमारे पास जो 10 है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं और जो 5 है वो आपके पास वर्टिकल स्ट्रीट्स हैं, तो मेरे पास इस सेट एस की कार्डिनलिटी जो आएगी विदाउट एनी कंडीशन, अभी कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि इसमें से पास ऑन होना है या इनमें से पास ऑन नहीं होना। ठीक है। तो इट विल इम्प्लाइज कि हमारे पास एस की कार्डिनलिटी आएगी इन द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ओ टू पी विद नो कंडीशन इज बेसिकली इक्वल्स टू m प्लस n ओवर n है ना। तो m बेसिकली हमारे पास 10 प्लस 5 ओवर 5। यहाँ पे जो m है वो 10 है, जो n है वो 5 है, तो यू कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 15 कम्बिनेशन 5। ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर निकालें, आपके पास इसका आंसर आता है 3003। हमारे पास एस की कार्डिनलिटी आ गई 3003। ठीक है। नाउ अब आते हैं फर्स्ट पार्ट। इसमें उसने कहा है कि आपने क्या करना है, आपने जो 4 सेगमेंट्स हैं ना, चारों के चारों सेगमेंट को डिलीट कर देना। डिलीट मीन्स कि आपने इन चारों सेगमेंट्स में पास ऑन नहीं करना, इनके अलावा जहाँ से मर्जी पास ऑन करें लेकिन इन चारों में से पास ऑन नहीं करना। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ। P1 एक प्रॉपर्टी है, इफ़ एंड ओनली इफ अगर वो पर्सन है इट पासिस थ्रू
पास करें जो मेरे पास फर्स्ट सेगमेंट हमने डिस्क्राइब किया था ए बी में से, ठीक है। सिमिलरली मैं कंसिडर कर लेता हूँ P2 मेरे पास प्रॉपर्टी है इफ़ एंड ओनली इफ इट पासिस थ्रू द सेकंड सेगमेंट इज बेसिकली CD। सिमिलरली हम कंसिडर कर देते हैं P3 हमारे पास प्रॉपर्टी है इफ़ एंड ओनली इफ इट पासिस थ्रू द थर्ड लाइन सेगमेंट EF। एंड हमारे पास P4 एक प्रॉपर्टी है इफ़ एंड ओनली इफ इट पासिस थ्रू द लाइन सेगमेंट GH। ठीक है, हमने चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, हमें वो वाला शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर करना है जब वो ना तो ए बी में से पास ऑन करे, ना सी डी में से पास ऑन करे, ना ई एफ में से पास ऑन करे, ना जी एच में से पास ऑन करे। इन सिंपल वर्ड मुझे फाइंड आउट करना है वो वाले पाथ जो ना तो P1 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाए, ना P2 को सेटिस्फाई करवाए, ना P3 को सेटिस्फाई करवाए, ना P4 को सेटिस्फाई करवाए। इट मीन्स कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इट मीन्स we have to number of paths which do not follow any property, ठीक है। तो it means we have to find E of 0। E of 0 means कि वो S से मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S जो किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करवाते, जो एग्जैक्टली जीरो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते, तो मुझे E of 0 फाइंड करना है, ठीक है। अब E of 0 के लिए जो जो मुझे कंडीशंस चाहिए हम सारी की सारी कंडीशन लिख लेते हैं। सॉरी, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए W of 0, ठीक है। अब मुझे पता है W of 0 बेसिकली हमारे पास S की कार्डिनलिटी के इक्वल होता है, और S की कार्डिनलिटी मेरे पास हमने भी फाइंड आउट किया है 3003, ठीक है। अब अच्छा मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है W of 1, ठीक है। W of 1 मीन्स कि वो सारे के सारे पाथ जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं। फर्स्ट प्रॉपर्टी मीन्स कि सारे के सारे पाथ जो ए बी में से पास ऑन हो, ठीक है। लाइक अब मैं क्या देता हूँ, जो एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं, तो वन प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह देते हैं वो सारे के सारे पाथ जो ए बी में से पास ऑन हो फर्स्ट को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे पाथ जो सेकंड में से पास ऑन हो, सी डी में से पास ऑन हो, सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे पाथ जो थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएं, एंड प्लस वो सारे के सारे पाथ जो फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे। क्योंकि W1 का मतलब है कि वो सारे के सारे पाथ जो एटलीस्ट एक को तो सेटिस्फाई करवाएं ना, 1 का मतलब है एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। इट मीन्स आई विल से दैट दिस इज इक्वल्स टू द WP1। WP1 की वैल्यूज के लिए हम अगेन अपने ग्राफ पे जाते हैं। WP1 का मतलब है कि बच्चे वो सारे के सारे पाथ जो इस ए बी में से पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन क्या यूज़ कर रहा हूँ, हम देखेंगे इस ए बी में से पास होने से पहले हमारे पास कितनी मेरे पास चॉइसेस हैं। इस ए बी में से पास होने से पहले मेरे पास बच्चे अब देखें, अब कोई भी पाथ फॉलो कर लें, उस पाथ में आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स आएंगी और 2 वर्टिकल स्ट्रीट आएंगी। इसका मतलब है मेरे पास M भी 2 है और N है वो भी 2 है, ठीक है। इसका मतलब है मेरे पास आंसर आ जाएगा, इस ए बी में से पास ऑन होने से पहले मेरे पास कितनी चॉइसेस आ जाएंगी, वो आ जाएंगी 2 + 2 कम्बिनेशन 2 दिस इज इक्वल टू 4 कम्बिनेशन 2, इसमें से पास ऑन होने से पहले, ठीक है। अब आते हैं कि जब मैं इसमें से पास हो गया हूँ, ठीक है। अब टोटल तो मेरे पास 15 चॉइसेस थी ना, जिसमें से 10 मेरे पास हॉरिजॉन्टल थी और 5 वर्टिकल थी, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल तो मैंने फिक्स कर लिया, इसका मतलब है टोटल 14 रह गई, 4 पहले हो गई हैं। इसका मतलब है 10 हमारे पास इस पाथ में से गुजरने के बाद होंगी। उन 10 जब पाथ में से गुजरने के बाद होंगी, आप देखें उन 10 में से आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी हैं जो हॉरिजॉन्टल हैं और 3 ऐसी होंगी जो वर्टिकल होंगी। तो मैंने एक स्पेसिफिक कर लिया। इसके अलावा आप कोई भी पाथ स्पेसिफिक करें, इसके अलावा भी कोई कर लें कि आप इसमें से अब बी में से उठ के दोबारा पी पे जाएं, तो आपको 7 इसमें वर्टिकल स्ट्रीट सॉरी हॉरिजॉन्टल मिलेंगी, ठीक है। लाइक एम आपके पास 7 है, ठीक है, और आपके पास लाइक आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल अगर हमने इसको एन कहा था तो एन आपके पास लाइक 7 है, और जो एम है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो आई कैन से दैट आंसर हमने कहा था n + n/m या n + m/n था, तो वी कैन से दैट 7 + 3 कॉम्बिनेशन 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। हमारे पास क्या था, हमने कहा था हमें O से लेकर P तक जाना है, तो हमने अपने पाथ को 2 पार्ट, हमने अपने जो टोटल हमारा काम था हमने उसको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है।
अपने टास्क को दो डिफरेंट टास्क में सब टास्क में डिवाइड किया। फर्स्ट सब टास्क के लिए मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज इतनी चॉइसेस आ गई हैं, सेकंड सब टास्क के लिए इतनी चॉइसेस आ गई हैं। अब चूंकि हमने खुद से सब टास्क में डिवाइड किया था तो मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों चॉइसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास W1 का आंसर आ जाएगा, WP1 का आंसर आ जाएगा 4 कम्बिनेशन 2 and again this will be the 10 combination 3 प्लस। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि WP2 का आंसर क्या है, ठीक है। अगर हम WP2 के आंसर पे जाते हैं तो अगेन वही बात, अब मुझे देखना है कि जो P2 है, P2 मीन्स कि वो सारे के सारे पाथ जो सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी कि वो सारे के सारे पाथ जो CD में से पास ऑन होते हैं, दिस इज द CD, ठीक है। अब इस CD में से पास होने से पहले हमारे पास कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस थी, आप देखें कि मेरे पास 2 वर्टिकल चॉइसेस थी, ठीक है, और जो मेरे पास 4 है ना वो हॉरिजॉन्टल चॉइसेस, ठीक है। 2 वर्टिकल हैं और 4 हॉरिजॉन्टल चॉइसेस हैं मेरे पास। जब मेरे पास 2 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास m का आंसर आ जाएगा 2 और n बेसिकली इक्वल्स टू 4। तो मेरे पास जो इस पाथ में से CD में से पास होने से पहले नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आई हैं, वो आई हैं 4 + 2 कम्बिनेशन 2, दिस इज इक्वल्स टू 6 कम्बिनेशन 2, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। अब इस CD में से पास होने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी आएंगी, वो आ जाएगी 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल, n इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। और आपके पास अगेन वही है कि आपके पास जो 3 वर्टिकल आ जाएंगे, आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा 5 + 3 कम्बिनेशन 3। अब 5 कम्बिनेशन 5 भी ले सकते, दोनों का आंसर सेम आएगा, आंसर इज इक्वल टू 8 कम्बिनेशन 3। अब ये हमारे पास पाथ में से पास होने से पहले वाली चॉइसेस हैं, ये बाद वाली चॉइसेस हैं। हमने अपने टास्क को सब टास्क में डिवाइड किया, तो इसका मतलब है दोनों चॉइसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 कम्बिनेशन 2 एंड दैट्स वन विल बी द 8 कम्बिनेशन 3। इसी तरह से आप P3 की वैल्यू WP3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसके लिए नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी 8 कम्बिनेशन 2, that one will be the 6 कम्बिनेशन। अगेन आप P4 को फॉलो करेंगे तो P4 के लिए आपके पास नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी 9 कम्बिनेशन 2 and 5 कम्बिनेशन 2, ठीक है। नाउ अब अगर इसमें सॉल्व आउट करूँ बच्चे तो मेरे पास आंसर आते हैं, जो WP1 का आंसर आता है दैट इज इक्वल्स टू 720, सिर्फ कम्बिनेशन को सॉल्व आउट कर रहा हूँ, प्लस जो WP2 का आंसर आता है दैट इज इक्वल्स टू 840, प्लस जो हमारे पास WP3 का आंसर आता है दैट इज इक्वल्स टू 420 एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब WP4 का आंसर आता है दिस इज इक्वल्स टू 360। और जब मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास W1 का आंसर आया 2340, दिस इज इक्वल्स टू W1, ठीक है। W1 का आंसर आ गया। अब मुझे इसी तरह से W2 फाइंड आउट करना है। लाइक अगर मुझे W2 फाइंड आउट करना है, लेट मी चेंज द कलर। जो हमारे पास W2 आएगा ना बच्चा, W2 में बेसिकली वो सारे के सारे नंबर ऑफ पाथ्स जो एटलीस्ट उन 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ वो सारे के सारे पाथ जो P1 P2 को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे पाथ जो P1 P3 को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे पाथ जो P1 P4 को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे पाथ जो मेरे पास P2 P3 को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे पाथ जो मेरे पास P2 P4 को सेटिस्फाई करवाएं, प्लस वो सारे के सारे पाथ जो मेरे पास P3 P4 को सेटिस्फाई, ठीक है। लाइक अब मैं आता हूँ कि वो कौन से पाथ है जो P1 और P2 को सेटिस्फाई करवाएं, ठीक है, जो 1 में भी पास ऑन होते हैं, जो 2 में भी पास ऑन होते हैं, ठीक है। लाइक इनको मैं रेस कर दूँ ज़रा, ठीक है।
अब देखें कि वो सारे के सारे पाथ जो दोनों में पास में से, मतलब कि P1 को भी सेटिस्फाई करवाते हैं, P2 को भी सेटिस्फाई करवाते हैं, मीन्स कि वो आपके पास AB में से पास ऑन हो और CD में से पास ऑन, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ठीक है, मैं देखता हूँ कि इन दोनों पाथ में से पास ऑन होने से पहले मेरे पास कितनी चॉइस है। अगेन वही है कि मेरे पास 2 वर्टिकल हैं और 2 हॉरिजॉन्टल हैं, जिसका मतलब है m इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 एंड n इज बेसिकली इक्वल्स टू अगेन 2, तो आंसर आ जाएगा 4 कॉम्बिनेशन 2 m प्लस n कॉम्बिनेशन m या n, ठीक है। नाउ अगेन इन पाथ में से पास ऑन होने के बाद बी और ए और बी और सी डी दोनों कंसीडर करना है ना, तो सी डी में से पास ऑन होने के बाद मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं। आप देखें कि मेरे पास 1 2 3 4 5 मेरे पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और जो मेरे पास वर्टिकल हैं वो कितने होंगे, लाइक मेरे पास जो वर्टिकल है वो 3 है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 प्लस 3 कम्बिनेशन 3, यू कैन से दिस इज इक्वल टू 8 कम्बिनेशन 3, ठीक है ना। अब जो आंसर ये हो सकता था कि हम जो ए बी और सी डी में जो दरमियान जो पाथ था, ये वाला पाथ है, हमने यही फॉलो क्यों किया। मेरे पास यहाँ पे भी तो चॉइस बनती है ना कि मैं यहाँ से यहाँ ना जाऊँ, मैं पहले यहाँ से यहाँ चला जाऊँ, फिर यहाँ से जाऊँ, फिर ये वाला पाथ कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से यहाँ जाऊँ, यहाँ से वाला पाथ कंसिडर कर लूँ, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों पाथ के इन बिटवीन भी तो मेरे पास एक 2 चॉइसेस और एग्जिस्ट करती हैं ना, लेकिन मैं उन दोनों चॉइसेस को इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा कि बच्चे अगर आप ये वाली पाथ कंसीडर कर, ये वाली चॉइस कंसीडर करें या ये वाली चॉइस कंसीडर करें, तो आपके पास जो ओवरऑल पाथ बनेगा ओ से बी तक वो शॉर्टेस्ट नहीं रहे, ठीक है। मतलब उसमें आपके पास 15 सेगमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसमें आपको टोटल आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे 17 सेगमेंट्स मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो दरमियान वाली चॉइसेस हैं मैं उनको कंसीडर ही नहीं कर सकता, तो उनको कंसीडर करूंगा तो मेरे पास जो पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं आएगा, तो सिंपल यही चॉइस मिलेगी, ठीक है। बाकी में भी हम इसी तरह करेंगे, आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी, एक चॉइस के अलावा आप कोई चॉइस लेंगे तो आपके पास जो पाथ आएगा वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं आएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो WP1 P2 था उसके लिए जो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस आ गई हैं वो आ गई हैं हमारे पास, दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 4 कॉम्बिनेशन 2 एंड 8 कॉम्बिनेशन 3 प्लस अगेन WP1 P2 की अगर मैं निकालूं तो जैसे हमने भी निकाली है, दिस इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन 2 एंड 6 कॉम्बिनेशन 2। अगेन हम इसको अगर कंसीडर करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 कॉम्बिनेशन 2 एंड 5 कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगेन अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास चॉइसेस आती हैं 6 कॉम्बिनेशन 2 एंड 6 कॉम्बिनेशन 2। नाउ अगर इसमें कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस आती हैं 6 कॉम्बिनेशन 2 एंड 5 कॉम्बिनेशन। नाउ अगर ऐसा मेरे पास नंबर ऑफ पाथ जो P3 और P4 दोनों को सेटिस्फाई करवा रहे हैं, मीन्स कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो सारे के सारे पाथ जो मेरे पास P3 से भी पास ऑन हो रहे हैं, जो P4 में से भी पास ऑन हो रहे हैं, लाइक वो क्या करें, वो यहाँ से भी पास ऑन हो, यहाँ से जाएं और यहाँ से भी पास ऑन, मतलब कि वो दोनों में से पास ऑन हो, EF में भी से पास हो और GH में भी पास हो, ठीक है। अगर आप देखें बच्चे, आप कोई भी इस तरह का पाथ बना लें जो EF और GH दोनों में से पास ऑन होगा, उसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स मिलेंगे ना O से लेकर P तक वो 17 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ में आपको नज़र आ रहा है कि मुझे 15 सेगमेंट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर तो मेरे पास कोई भी पाथ ऐसा होगा जो EF और GH में से पास ऑन होगा तो वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा, शॉर्टेस्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि उसके लिए जो मेरे पास नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ है कितनी आएंगी, वो 0 आ जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ होगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ की चॉइसेस मेरे पास कितनी आ जाएंगी, वो 0 आ जाएंगी, ठीक है। लाइक मेरे पास S के अंदर क्या पड़ा है, S के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ पड़े हैं, इसका मतलब है एक ऐसा पाथ जो EF और GH दोनों में से पास ऑन हो रहा है वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो, इसका मतलब S के अंदर नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब है इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने के लिए मेरे पास S में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं, 0 एलिमेंट, that is equals to 0. Again I will write it, this is equals to, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ इसका आंसर आएगा 336 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 225, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, प्लस 150 एंड दिस इज इक्वल्स टू 861। W2 का आंसर मेरे पास आ जाएगा 861। नाउ
नाउ वी हैव टू फाइंड द W3। लाइक अगर हम W3 पे आते हैं ना बच्चे, तो वो सारे के सारे S के एलिमेंट्स या S के पाथ जो मेरे पास एट अ टाइम 3 कंडीशन को सेटिस्फाई, ठीक है ना। लाइक मेरे पास वो 3 कंडीशन की जो मेरे पास कम्बिनेशन वही बन सकते हैं P1 P2 P3 प्लस P1 P2 P4 प्लस P1 P3 P4 प्लस P2 P3 P4। नाउ लुक एट दिस, ठीक है। अब ऐसे पाथ जो P1 P2 P3 में से पास ऑन होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास उसके लिए जो नंबर ऑफ चॉइसेस आती हैं ना, लुक एट दिस, ठीक है। P1 बेसिकली ये वाला पाथ है, I'm sorry, P1 ये वाला पाथ है, P2 ये वाला है और P3 ये वाला, ठीक है। हम देखना चाहते हैं इसका पास ऑन। अब इसका मतलब है कि फिर वही बात कि इन पाथ के इन बिटवीन भी तो मेरे पास चॉइसेस है ना, लेकिन अगर मैं उन चॉइसेस को कंसीडर करूँगा तो मेरे पास वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसका मतलब है इस पाथ में से पास ऑन होने से पहले मेरे पास कितनी चॉइसेस थी, मेरे पास चॉइसेस आई हैं 4 कम्बिनेशन 2, ठीक है। और इन पाथ में से पास ऑन होने के बाद मेरे पास कितनी चॉइसेस आई हैं बेटा, तो मेरे पास चॉइसेस आई हैं लाइक इस पाथ में से पास ऑन होने के बाद जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट्स हैं वो कितनी आ जाएंगी 1 2 3 4, और जो वर्टिकल हैं वो 2 रह जाएंगी। इसका मतलब है कि मेरे पास n = 4 और जो मेरे पास m आ जाएगा वो आ जाएगा 2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4 + 2 कम्बिनेशन 2, दिस इज इक्वल टू 6 कम्बिनेशन 2, ठीक है। तो इट मीन्स आई कैन राइट हमारे पास जो W P1 P2 P3 का आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 कम्बिनेशन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 6 कम्बिनेशन 2। अगेन इसका हमारे पास अगर मैं इसी तरह से कैलकुलेट करूँ, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 कम्बिनेशन 2 एंड दिस विल बी द 5 कम्बिनेशन 2 प्लस वो पाथ जो P1 P3 P4 में से पास ऑन हो रहे हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि तो पाथ P3 और P4 में से पास ऑन होगा तो वो शॉर्टेस्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब है S के अंदर इसके कितने इस तरह के एलिमेंट्स होंगे जो P1 P3 P4 में से पास ऑन होंगे, वो 0 होंगे क्योंकि वो शॉर्टेस्ट नहीं होगा ना, तो S के अंदर तो नहीं होगा। सिमिलरली ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 90 + 50, दिस इज इक्वल्स टू 19 plus not 50, that will be 60, 150, क्लियर। तभी तो एक आंसर हमारे पास 150 आ गया। नाउ W4 मीन्स कि वो सारे के सारे शॉर्टेस्ट पाथ जो P1 में से पास ऑन हो, P2 में से भी पास ऑन हो, P3 में से भी पास ऑन हो, P4 में से पास ऑन हो। अगेन वो P3 P4 में से पास ऑन हो रहा है ना, तो ऐसा पाथ जो P3 P4 में से पास ऑन होगा वो शॉर्टेस्ट तो नहीं होगा। इसका मतलब S के अंदर नहीं है ना, इसका मतलब है S के अंदर इस तरह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, हमारे पास 0 आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड E of 0 फाइंड आउट करना था ना हमें। अब मुझे बताए बच्चे, बाय द corollary of generalized exclusion principle, E0 is basically equals to W0 minus W of 1 plus W of 2 minus W of 3 plus W of 4। अब मैं सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पर प्लग इन करूँगा तो हमारे पास आंसर आता है 3003 minus 2340 plus 861 minus 150 प्लस 0। इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएंगे कि जो ना तो AB में से पास ऑन हो, ना CD में से पास ऑन हो, ना EF में से पास ऑन हो, ना GH में से पास ऑन हो, दैट इज इक्वल टू 1374। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में बच्चे वो हमसे डिस्क्राइब ये कर रहा है, लाइक सेकंड पार्ट में हमसे वो ये पूछ रहा है, वो कहता है बताएं ईच शॉर्टेस्ट पाथ रूट पासेस थ्रू एग्जैक्टली 2 ऑफ द 4 सेगमेंट, ठीक है ना। वो कहता है एग्जैक्टली 2 पाथ में से फॉलो कर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि
इन सिंपल वर्ड मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि वो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो P1, P2, P3 में से एग्जैक्टली दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मींस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अगर मैं पार्ट 2 पे जाऊं तो मुझे वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो एग्जैक्टली टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएं। ईएम का मतलब ये होता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो एग्जैक्टली एम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। इट मींस मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे E2 फाइंड आउट, ठीक है। और अगर मेरे पास जो जनरलाइज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, मैं उसमें m की जगह 2 प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास फार्मूला बनता है W2 माइनस 3 कम्बिनेशन 2 W3 प्लस 4 कम्बिनेशन 2 W4, ठीक है। अब मैंने W2 की अभी वैल्यू निकाली थी, वो मेरे पास आई थी 861, ठीक है। 3 कम्बिनेशन 2, इसका हमारे पास आंसर आता है दिस इज बेसिकली इक्वल्स टू 3, ठीक है। और W3 की हमने वैल्यू निकाली थी, वो हमारे पास आई थी 150। अगेन 4 कम्बिनेशन 2 का आंसर जो भी आता है इससे हमें कंसर्न नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरे पास W4 है उसका आंसर 0 आ गया, तो ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगी। तो मेरे पास आंसर आ जाएंगे 861 माइनस 450। इट मीन्स वी विल गेट इट, हमारे पास जो E2 का आंसर आ जाएगा दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 461, ठीक है। आई एम सॉरी, नॉट 461, दिस इज बेसिकली द 411। हमारे पास 411 इतने शॉर्टेस्ट पाथ होंगे जो एग्जैक्टली दो जो हमने स्पेसिफाई किए थे सेगमेंट उनमें से पास होंगे, ठीक है। तो 441 इस तरह के पाथ हैं जो या तो AB में से पास हो, CD में से पास हो, EF, GH, ये वो 4 सेगमेंट जो हमने स्पेसिफाई किए थे। 441 इस तरह के पाथ होंगे जो एग्जैक्टली दो में से पास होना, लाइक एक पाथ इस तरह का जो AB और CD में से पास होगा, AB और EF में से पास होगा, AB और GH में से पास होगा। तो इस तरह के टोटल जो मेरे पास पाथ आ जाएंगे ना, तो इन चारों में से पास ऑन होंगे, ठीक है ना। चारों में से एग्जैक्टली दो में से पास ऑन होंगे और वो O से लेकर P तक होंगे, वो मेरे पास 441 होंगे। दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।